हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस के जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करेंगे, जो बेसिकली जो है एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। ध्यान रखिएगा, ईवीएस के एग्जाम में 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वो समान अध्ययन से रिलेटेड आते हैं, जो कि आमतौर पे एनसीईआरटी को अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो पूरी तरीके से आप ये 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बिल्कुल सिंपल होती है, उनकी भाषा ज़रूर उनकी बड़ी होती है, लिखी उन्होंने शब्दों के ज़्यादा लिख देते हैं, लेकिन वन लाइनर बेस्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो 15 क्वेश्चंस होते हैं वो पर्यावरण शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड होते हैं, पेडागॉजी से रिलेटेड होते हैं। तो आज हम सिर्फ केवल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को ही यहाँ पर देखेंगे। 30 क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 30 क्वेश्चंस का जो है पार्ट 2 है, ध्यान रखिएगा। मैंने इससे पहले भी एक पार्ट अपलोड कर दिया है वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चनों को, ठीक है। तो ये टोटल जो है अब मैंने आपको 60 क्वेश्चंस किए गए, आप 60 क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए। इसमें से कम नहीं तो 6 से 7 क्वेश्चंस फंस जाएंगे, और ऐसे ही मैं एनसीईआरटी बेस्ड जो है 30 क्वेश्चंस को बीच बीच में लाता रहूँगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन जो है सरोवर झील में तेजी से वृद्धि करते हैं। ऑप्शन देखिए, सिंघाड़ा, हाइड्रिला, जलकुंभी या नागफनी। तो इसका आंसर है जलकुंभी पौधे जो हैं वो सरोवर झील में जो है बड़ी तेजी से वृद्धि करते हैं, ठीक है। इन्हें जो है बंगाल का आतंक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बंगाल का आतंक भी कहते हैं। ये जलीय खरपतवार के तौर पे उगता है, ध्यान रखिएगा, जलीय खरपतवार भी है एक तरीके से, ठीक है। ये भारत का नहीं है पौधा, ये ब्रिटिश द्वारा लाया गया पौधा है, जो सजावट के लिए आमतौर पे लाया गया था, और फिर उसके बाद ये यहीं पर धीरे धीरे जो है अपना बसेरा बसा लिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जलकुंभी पौधे हैं जिसे बंगाल का आतंकवाद या फिर जलीय खरपतवार भी कहते हैं। क्वेश्चन इस रूप में भी पूछा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं, तो वो क्या मिलते हैं, जीवाणु, लाइकेन, कवक या मॉस। तो इसका सही जवाब है लाइकेन, जो है वो वनों की जो है छालों पर उगे मिलते हैं, और ये बनते हैं जो है शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। लाइकेन जो है वो सहजीविता का उदाहरण है, क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है, ये है सहजीविता का उदाहरण। सहजीविता का मतलब होता है दो लोगों के बीच में परस्पर साझेदारी होती है, पॉजिटिव होती है, दो लोगों के बीच में संबंध होता है, परस्पर संबंध होता है, जिसमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचता। लाइकेन अगर पेड़ पे उगा हुआ है, छाल पे लगा हुआ है, तो वो पेड़ को खराब नहीं कर रहा, दोनों को फायदा ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी जगह क्या होता है, एक परजीवी भी होता है, परजीवी में होता है एक को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है, ठीक है। एक को फायदा हो रहा होता है और एक को नुकसान होता है, ठीक है। ये सहजीविता का संबंध दर्शाता है, ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा। जितने भी मैं पॉइंट्स इसमें बता रहा हूँ वो हिडन पॉइंट्स नहीं है, वो क्वेश्चंस हैं, आगे पूछे जा सकते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैदराबाद में स्थित जो है हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है। देखिए, लेमना, हाइड्रिला, जलकुंभी या मगरमच्छ। तो अभी मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया है, वो जलकुंभी पौधा है जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, या खरपतवार, जलीय खरपतवार कहते हैं। ये इतना खतरनाक होता है कि पूरी झीलों की जो है क्रियाएं जो है, सारा जैव जो है पारिस्थितिकी तंत्र को खराब कर देता है, ठीक है। इसने पूरी वृद्धि वहाँ की जीव की वृद्धियों से नष्ट हो रही है ये झील, ठीक। इसे टाइम के बाद ना इसे साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन देखते हैं, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, ठीक है। मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनका साइंटिफिक नेम है तो मोजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स या हेलोफाइट्स। तो मरुस्थल में जो उगते हैं उन्हें जीरोफाइट्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उन्हें जीरोफाइट्स कहते हैं। और हाइड्रोफाइट जो होते हैं वो जो जल में उगने वाले पौधे होते हैं, और हेलोफाइट जो होते हैं जो लवण युक्त जो है, जहाँ पे नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ पे ये उगते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तीनों ऑप्शन है, ये तीनों क्वेश्चंस हैं, ध्यान रख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का लॉस होता है, कितने प्रतिशत का लॉस होता है, 20%, 40%, 80%, 90%। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा
एक स्तर से जब हम दूसरे स्तर पे जाते हैं तो 90% का लॉस होता है, ध्यान रखिएगा, लॉस होता है, और 10% का जो है वो केवल फायदा होता है। ठीक है, 10% का फायदा होता है। अब ये कैसे होता है? जब हम कोई भी एक खाद, मान लीजिए कि हिरन है, ठीक है, हिरन है और हिरन को खाया शेर ने, तो मान लीजिए हिरन के पास 1000 यूनिट जो है भोजन था, तो इसको 10% ही भोजन मिलेगा शेर को उसका, इसका 10% हो गया 100। ठीक है, तो इसका 10% ही उसको भोजन मिलता है, और अगर किसी ने शेर को खा लिया तो उसका 10% 10 मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 90% का जो है ऊर्जा लॉस हो जाती है और 10% ही एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होती है। अच्छा, ये जो नियम है ये किसने, ये जो खाद्य स्तर का जो है स्तर, एक स्तर से दूसरे स्तर पे जाने पे 10% का फायदा होता है, 90% का लॉस होता है, ये किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा ये नियम है लिंडमान का। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर से मैं कह रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा परिच्छेदिका का इस संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, ए संस्तर, बी संस्तर, सी और डी संस्तर। देखिए क्वेश्चंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला है, बस कुछ नहीं कह रहा है कि मृदा का जो, मान लीजिए ये हम जो आसपास अपने घरों के बाहर जो मिट्टी की लेयर देखते हैं, जमीन में जो मिट्टी होती है, मान लीजिए ये मिट्टी का एक टुकड़ा है, तो इसमें जो कार्बनिक पदार्थ होता है उस वो किस लेयर में प्रचुर मात्रा में होता है। तो मान लीजिए जैसे ये पेड़ लगी है, ये जड़ें हैं इसके पेड़ की, ठीक है, ये ऊपरी लेयर है, तो जो ये ऊपरी लेयर होती है इस लेयर को ए संस्तर कहते हैं, और उसके जस्ट नीचे जो लेयर होती है उसको बी कहते हैं, और उसके जस्ट नीचे जो होती है उसको सी कहते हैं, और सबसे नीचे वाली हो गई वो डी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो पहली जो लेयर होती है उसी में कार्बनिक जो है पदार्थ की प्रचुर मात्रा होती है, इस लेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिसे कहते हैं टॉप सॉइल। ठीक है, इसमें ये मिट्टी जो होती है उपजाऊ होती है, ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, या आमतौर पे जो है पेड़ लगने के जो है नीचे 10 फीट तक की होती है। ठीक है, पेड़ पौधे जो है इसी मिट्टी में उगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। फिर आती है बी संस्तर। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लीजिए बी संस्तर, तो बी संस्तर होता है थोड़ी सी चिकनी मिट्टी होती है, कम उपजाऊ होती है ए की अपेक्षा, पर ए सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। क्वेश्चन हमेशा यही पूछा जाता है हमेशा। ठीक, फिर सी देखिए, सी जो संस्तर होता है ये, इसमें जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं जैसे नीम और बरगद के पेड़ होते हैं, तो इनकी जो जड़ें होती है वो यहाँ तक आती हैं, सी तक। नमी आपको आमतौर पे ये सी संस्तर तक ही मिलती है। ठीक है, और डी संस्तर होता है ये बिल्कुल उपजाऊ मिट्टी नहीं होती यहाँ की। ठीक, आप समझ गए होंगे इतने पॉइंट से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दो पारिस्थितिक जो है तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, तो बायोटॉप, बायोम, इकोटोन और सियर, जो दो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके मध्य के क्षेत्र को जो है इकोटोन कहते हैं। अब दो पारिस्थितिकी तंत्र का क्या मतलब है? तो जैसे कि मान लीजिए दलदल मिट्टी है, दलदल जो है क्षेत्र है, ठीक है, तो ये दलदल कैसे बनता है? तो सूखे और जो है गीले का बीच का जो है क्षेत्र ही तो दलदल होता है, जहां जहां कीचड़ होता है, जहां पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो जो सूखे और गीले का जो बीच का क्षेत्र होता है वही कहलाता है इकोटोन। संक्रमण क्षेत्र वही हो गया। दो पारिस्थितिकी तंत्र हो गए ना, सूखे और गीले दोनों अलग अलग हैं। वैसे जैसे मैंग्रोव जो वन होते हैं, मैंग्रोव जो है, ध्यान रखिएगा, मैंग्रोव वन जो होते हैं ये होते हैं स्थल और जहां समुद्र जो है तट मिलते हैं, समुद्र का जो पानी और स्थल का जो क्षेत्र जहां मिलता है वहां पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये उनके बीच का क्षेत्र होता है। ठीक है, खारे पानी और मीठे पानी के बीच का क्षेत्र जो है इकोटोन कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक जो है स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चंस को मत समझिएगा, इसी क्वेश्चंस को वो बड़ा फॉर्म में बना करके आपको पेश कर देंगे। सिर्फ केवल एक टर्म से ही पूरा आंसर आ जाता है, ध्यान रखिएगा, पूरा एक टर्म। तो ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन देखिए, स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो वन, पर्वत है, महासागर है, रेगिस्तान है। तो इसका सही जवाब है महासागर को जो है स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमें जो है खाद्य सुरक्षा,
मेडिसिन्स, कच्चा माल, रेत, जाने क्या क्या मुहैया कराता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र कहते हैं, या जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, या भू वैज्ञानिक चक्र कहते हैं, या भू रासायनिक चक्र कहते हैं? तो पारिस्थितिकी जो तंत्र में तत्वों के चक्रण को जो है जैव भू रासायनिक तत्व कहते हैं। ठीक है, इसको मतलब इसका मतलब है कि एक जैविक कारण से जो है पृथ्वी के तत्व का जो है चक्र बनाया जा सके, उसी को जैव भू रासायनिक तत्व कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि ऑक्सीजन चक्र के बारे में हम समझना चाहते हैं कि ये जैव भू रासायनिक तत्व है क्या। तो देखिए, पहले मान लीजिए कि ये सूर्य है। ठीक, ये सूर्य है और ये पेड़ है, ये पेड़ है। सूर्य की रोशनी से जो है पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ध्यान, इतना तो समझ आ गया। ठीक है, तो इसकी रोशनी से है पेड़ जो है अपना भोजन का निर्माण करते हैं, और उस निर्माण के बाद जो है पेड़ जो है ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है इनहेल करते हैं, खींचते हैं, लेते हैं। ऑक्सीजन छोड़ते हैं और उस ऑक्सीजन को जो है एज अ ह्यूमन हम लोग यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, और ऑक्सीजन को हम लेने के बाद CO2 हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ हमने CO2 लिख दिया। ठीक है, CO2 छोड़ दिया, और CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ये जो आज चला जाता है पर्यावरण में, और यही CO2 क्या था, कुछ तो पर्यावरण में चला गया और कुछ CO2 जो है वो पेड़ों को मिल गया। तो ये जो चक्र बना एक तरीके से एक दूसरे के बीच में, ऑक्सीजन और CO2 के बीच का जो चक्र कहलाया, यही जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है, देखिए तो ऑप्शंस देखिए, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र। तो मैंने अभी ऑप्शन से पूरा समझाया है, वो कार्बन चक्र होता है जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? सिलिकॉन, सोडियम, कार्बन और एल्युमिनियम। तो देखिए, पृथ्वी के क्रस्ट पर पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, क्रस्ट पर पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन के बाद क्या अवेलेबल है। तो इसका आंसर है, सबसे ज़्यादा है सिलिकॉन। ध्यान रहे, ऑक्सीजन जो है पहले नंबर पे है, जिसकी मात्रा है वो पृथ्वी के क्रस्ट पर 46%। ठीक है, और वहीं पे जो है सिलिकॉन है वो है 28%, और एल्युमिनियम की जो संख्या है वो होती है 8%। ठीक है, और इसके बाद एक पौधा होती है जिसे लोहा कहते हैं, Fe, वो होती है 6%। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक बार आप याद रखिएगा। केवल ऑक्सीजन की पहले नंबर पे होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन होती है, तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम होती है, चौथे नंबर पे लोहा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है? ठीक है, जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है। क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या है। अब ऑप्शन बढ़ते हैं। नैनो तकनीक, दूर संचार तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी तकनीक, या रेडियोलॉजी। तो इसका सही जवाब है जैव प्रौद्योगिकी तकनीक, जिसे कहते हैं। ये एक खतरनाक तकनीक है जिसमें क्या होता है, हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी जीव या जंतु या वस्तु या पेड़ पौधों की किसी भी जेनेटिक्स से जो है छेड़छाड़ करते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स से छेड़छाड़ करके कुछ नया बनाने का प्रयास करते हैं ताकि वो और अच्छे और बेहतर हो सके। जैसे हमने आम है, अब मान लीजिए आम जो है, नेचुरल आम जो भी तकनीक है, उसकी जेनेटिक्स को हम छेड़ करके एक नया आम बना, न्यू प्रजाति जिसे कहते हैं, न्यू आम बना दिया हमने। ठीक है, वो नया आम नेचुरल नहीं था, नया हमने बनाया है दो चार आम को मिक्स करके, तो उससे वो खतरनाक होता है। अब मान लीजिए आम के अलावा व्यक्ति धीरे धीरे क्या करे कि जानवरों का जो है क्लोनिंग करने लगे हैं। अब देखिए, अब आने वाले समय में हो सकता है कि इंसानों की क्लोनिंग होने लग जाए, रोबोटिक्स बनने लग जाए। ठीक है, तो ये इसलिए ये सबसे ज़्यादा खतरनाक तकनीक में से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक जो है जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? मैं कई बार क्वेश्चंस पढ़ा चुका हूँ, कई बार मैं क्वेश्चन समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। ऑप्शंस देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, या शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, या शंकुधारी वनों में, या उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, जैव विविधता जो है ध्रुवों से, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्रुवों से जब हम
भूमध्य रेखीय मतलब या विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में जाते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है। ध्रुवों में जैव विविधता की कमी होती है, ना के बहुत कम होते हैं, और वहीं पर विषुवत रेखा में जो होती है जैव विविधता ज़्यादा होती है। मान लीजिए ये ग्लोब है, ये पृथ्वी है, तो ये जो बीच का क्षेत्र बिल्कुल बीचों बीच आधा जो पोर्शन है वो 0 डिग्री कहलाता है। इसको विषुवत रेखीय क्षेत्र कहते हैं या भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहते हैं। और ये जो ऊपर का जो क्षेत्र होता है जहाँ बर्फील बर्फ होती है, जहाँ पे आर्कटिक आर्कटिक वाला एरिया है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखिएगा, समझाने के लिए सब मैं बता रहा हूँ, केवल इसको इतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी समझा दे रहा हूँ। तो ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये ऊपर ये ध्रुवीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे जो होता है वहाँ पे जैव विविधता बिल्कुल कम पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ जैव विविधता कम पाई जाती है। और ये जो क्षेत्र होता है यहाँ जैव विविधता की अधिकता होती है, प्रचुर होती है, बिल्कुल फुल फॉर्म में होती है। तो इस इक्वेटर पे, इस लाइन में जितने भी कंट्रियां आएंगी वहां पे पेड़ पौधों की जो है विविधता, जीव जंतुओं की विविधता, मौसम अच्छा होगा, है ना। तो ये वहां पे, तो ऐसे जो क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र कहते हैं इस क्षेत्र को। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जो है जैविक मरुस्थल कहलाती है? कई बार यह क्वेश्चन सीटेट में भी पूछा जा चुका है, और यूपी पीसीएस या अन्य जो है स्टेट के एग्जाम के लिए तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। तो ऑप्शंस देखते हैं, यमुना, दामोदर, पेरियार, महानदी। तो इसका सही जवाब है जैविक मरुस्थल है वो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये जो नदी है ये झारखंड के पास बहती है, और ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए जाना जाता है? गेंडे के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए या शेर के लिए? तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये असम में स्थित है। ध्यान रखिएगा, असम में स्थित है, और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाला गेंडा जो है यहीं पाया जाता है। एक और है नेशनल पार्क जो असम में है, वो है मानस नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा, और ये फेमस है हाथी के लिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर से बता रहा हूं, मैं बार बार बात कह रहा हूं कि सारे क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, वन लाइनर है। जो भी बच्चे आमतौर पे पीसीएस स्टेट या एसएससी का एग्जाम देते हैं उनके लिए ये पेपर बहुत सिंपल लगेगा, बहुत सिंपल होगा। लेकिन बाकियों के लिए जो इसको नहीं पढ़ते हैं या इनका जो है ईवीएस से रिलेशन नहीं होता है, या इन्होंने ज़्यादा डीप एनालिसिस नहीं पढ़ाई की होती है, उनके लिए क्वेश्चंस थोड़े हार्ड बन जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप एक बार इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए। जब आप देखेंगे तो आपको करीब करीब क्या है कि वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको मिलते जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलते जाएंगे जो कई बार क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां, विश्व जो है जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 5 जून को, 22 मार्च को या 11 जुलाई को? तो इसका सही जवाब है 22 मार्च को जो है विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है हर साल। वहीं पे 5 जून को है, हाँ वहीं पे 5 जून को जो है ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये पर्यावरण दिवस के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है ये, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। ये कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? ध्यान रखिए, देखिए क्वेश्चंस का जो है पैटर्न बदलता जा रहा है। अब बार बार रिपीटिशंस क्वेश्चंस नहीं आते, थोड़े एडवांस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अब जो है पेपर देने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। और जो है कुछ बच्चे जो हैं अब सीटेट के अलावा सभी लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने लगे हैं आमतौर पे, चाहे वो सिविल्स की तैयारी तक क्यों ना बच्चे कर रहे हो या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस का जो है मॉडरेट थोड़ा सा हाई हुआ है, डिफरेंट हुआ है। हाई का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हार्ड हो गया है वही, पर क्वेश्चंस की जो है रिपीटेशन नहीं हो रही है, धीरे धीरे बदल रहे हैं पैटर्न को। ठीक है, तो इस चीज़ लिए ध्यान रखिएगा। देखिए पर्यावरण से रिलेटेड था और संरक्षण से रिलेटेड है, और ये ईवीएस का टॉपिक है, इसलिए ध्यान रखना। इसका आंसर है 48A में, ये है डीपीएसपी का जो है भाग है, राज्य के कर्तव्य है। ठीक है, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 6 मौलिक तत्व कौन से हैं? ठीक है,
तो ऑप्शंस देखिए, 6 मौलिक तत्व जो है जैविक तत्व कौन से हैं जो पौधों के लिए इंपॉर्टेंट है, पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं? तो ये ऑप्शंस देख लीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम। ठीक है, ये तो ये क्लोरीन है, ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, ये मैग्नीशियम है। ठीक है, तो इसका जो 6 मौलिक तत्व हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस जो है ये मूल तत्व हैं। ध्यान रखिएगा, ये 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 तत्व मूल तत्व में आते हैं, ये मूल तत्व हैं, याद रखिएगा, मूल तत्व हैं, इंपॉर्टेंट ज़रूरी है, पौधों के विकास के लिए इनका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब इसमें से ये मूल तत्व है, तो जो है सूक्ष्म तत्व कौन से होते हैं तो उसको भी जान लेते हैं, शायद पूछ ले क्वेश्चंस। ठीक है, अगर मूल तत्व पूछा जा सकता है तो सूक्ष्म तत्व भी पूछा जा सकता है। तो सूक्ष्म जो तत्व होते हैं वो हैं पोटेशियम, ध्यान रखिएगा, पोटेशियम जो है वो सूक्ष्म तत्व में आता है। मैग्नीज जो है, जिसे मैंने अभी ये कहा, मैग्नीज जो है वो सूक्ष्म तत्व में आता है। आयरन जो है वो सूक्ष्म तत्वों में आता है। ठीक है, और ब्रोमाइड जो है ये सूक्ष्म तत्वों में आता है। वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये। ठीक है, इन सूक्ष्म तत्वों में, और ये इसके कमी से जो होता है, बोरॉन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बोरॉन जो है पौधों के लिए जो है बोरॉन की ज़रूरत होती है, और बोरॉन की कमी से जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, पेड़ जो फल होते हैं वो चटक जाते हैं, टूटे हुए जो चटक जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कई फल होते हैं ना जो बीच से फट जाते हैं, वो बोरॉन की कमी से होते हैं, इनकी कमी से ये ऐसा होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा कोई पौधा पेड़ फल देखिएगा, तो अगर वो चटका हुआ हो तो आप समझिएगा कि उसमें बोरॉन की कमी थी। ठीक, ना कि ये कि मोटापा ज़्यादा हो गया था उसका, ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया इसलिए फट गया, नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को क्या कहते हैं? आपने जो घरों में जो है एक बॉक्स रखा रहता है जिसमें मछलियाँ होती हैं। ठीक है, तो वो उसको क्या कहते हैं? हार्वेरियम, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वेरियम या वीडियोकॉन? ये ऑप्शन भी देने वाले ने क्या सोच के दिया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है जो है एक्वेरियम, इसका सही जवाब है। ठीक है, तो इसको एक्वेरियम बोलते हैं। ये कृत्रिम जो है परितंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है जो मछली के लिए बनाया जाता है स्पेशली। ठीक, किसी के लिए भी हो सकता है, चाहे वो कछुए के लिए हो या किसी अन्य जानवर के लिए हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घास स्थल जो है पारिस्थितिकी जो है तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। घास स्थल का जो है पिरामिड किस रूप में बनता है? सीधा, उल्टा, रेखीय या अनियमित? तो इसका सही जवाब, घास जो है वो सीधा पिरामिड बनाता है। ध्यान रखिएगा, घास का जो है पिरामिड वो सीधा बनता है, और तालाब, घास का पिरामिड सीधा बनता है, और तालाब का जो है, तालाब का पिरामिड और पेड़ का जो पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। और घास के अलावा जो है किसका सीधा बनता है? ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड भी सीधा बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दे दिया मैंने, तालाब परितंत्र में जो है जीव भार का पिरामिड होता है, तो ये किस तालाब में क्या होता है? तो तालाब में जो पिरामिड बनता है वो सदैव उल्टा बनता है। तालाब के साथ साथ पेड़ का भी पिरामिड उल्टा बनता है, ध्यान रखिएगा, और सीधा बनता है ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, ये याद रखिएगा ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्लेरोफाइट्स जो होता है, इस शब्द का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है पारिस्थितिकी तंत्र में? तो शाकीय पौधों के लिए, झाड़ी वाले पौधों के लिए, वृक्षों के लिए, या छाया प्रिय पौधों के लिए? तो देखिए स्क्लेरो जो है फाइट होती है, ये पौधे हैं, ये झाड़ी वाले पौधों के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए कुछ टर्म्स होंगे जो आपको कंफ्यूज लगेंगे, ये कैसे क्वेश्चंस हैं, लेकिन 2 ही 4 ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको आप याद कर लीजिए, एक बार में आपको याद हो जाएगा। जैसे स्क्लेरोफाइट्स जो होते हैं वो झाड़ी वाले पौधों के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मैंग्रोव वनस्पति जो है अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? मालाबार तट पर, सुंदरबन पे, तटीय उड़ीसा में, या कच्छ के रण में? तो इसका सही जवाब है जो मैंग्रोव जो वनस्पति है वो सुंदरबन के डेल्टा में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और मैंग्रोव क्या होता है? तो 2 बीच का जो है
मैंग्रोव जो होता है, जैसे कि मान लीजिए स्थल जो है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का जो क्षेत्र है उसी को मैंग्रोव वनस्पति वहीं पे उगती है। ठीक है, ये सुंदरबन का जो डेल्टा है वो पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा है, मैंग्रोव वनस्पति भी वहीं पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहाँ सही पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन देखिए, आप ये इसको मैंने अभी आपको कहा कि क्वेश्चंस को छोटे मैंने क्वेश्चन ज़रूर दिए हैं, लेकिन आपको वो पढ़ाने फंसाने के लिए क्वेश्चन, ताकि आप उसमें समय वेस्ट करें, उन चीज़ों को पढ़ें, इसलिए वो आपको बड़े क्वेश्चंस देते हैं, ऐसे शब्द देते हैं ताकि आप कंफ्यूज रहें। लेकिन उनके शब्द के आंसर बिल्कुल एक लाइन होते हैं, वन लाइनर होते हैं। एनसीईआरटी, अभी मैं इसको क्वेश्चंस को देखिए, बहुत बच्चे इस क्वेश्चंस को समझ भी नहीं पाएंगे कि ये क्या पूछ रहा है, क्या कहना क्या चाह रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है। उच्च वसन जानबूझ करके लिखा गया है ताकि आप एक बार समझें, दो बार पढ़ें, आपको एक से क्वेश्चन का आंसर जो आप 2 सेकंड 5 सेकंड में दें वो आप 15 सेकंड 20 सेकंड में दें, 1 मिनट भी लगा दें। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑप्शन। उच्च वसन जिसमें श्वास निकालने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, मतलब जो हम सांस खींचते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं, तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है? तो हाँ, इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम CO2 एक तरीके से छोड़ रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा ऑप्शन देखिए, तो ये कथन सही है, इसमें पूछ रहा है नहीं होती, तो ये कथन गलत हो गया। अब देखिए अंतः श्वसन और उच्च वसन, श्वास खींचने और श्वास जो है निकालने, दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। मतलब हम खींचते जब हम खींचते हैं जब हम एटमॉस्फेयर से जब हम सांस लेते हैं इस तरीके से, तो क्या उसमें ऑक्सीजन होती है? तो हाँ, ये बात सच है, क्योंकि पृथ्वी जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%, ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%, CO2 की मात्रा होती है 0.038%। तो जब हम सांस खींचते हैं तो हम ये तीनों गैसों को अपने अंदर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण होती, इसलिए हम ऑक्सीजन का यूज़, हमारा जो है पूरा जो सिस्टम होता है अंदर का, वो सब यूज़ करता है। ठीक है, बाकी सारी ऑक्सीजन को फिर से पुनः छोड़ देता है। तो इसका सही जवाब बी ही है। ठीक है, अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस को। श्वसन की क्रिया में, जो श्वसन में खींची गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, मतलब हमने जब हमारे एटमॉस्फेयर में 0.38% है, ठीक है, हमारे आसपास कार्बन डाइऑक्साइड है, इस समय भी मौजूद है जिस समय मैं बोल रहा हूँ, और जब मैं सांस खींचूंगा तो वो भी, और कार्बन डाइऑक्साइड भी तो आएगी। ऐसा तो है नहीं कि मेरे नाक में कोई ऐसा फिल्टर है जो केवल ऑक्सीजन लेगा, बाकी सब गैसेस को छोड़ देगा, फेंक देगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता तो मेथेन यहाँ अगर फैल जाए तो मैं तो मेथेन सूंघ करके मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, या कार्बन मोनोऑक्साइड सूंघूंगा थोड़ी देर बाद तो मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगा। तो इसीलिए इसमें सारी ऑक्सीजन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हम खींच रहे होते हैं, नाइट्रोजन भी खींच रहे होते हैं, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया। श्वास निकालने वाली वायु में जो है ऑक्सीजन नहीं होती, तो अभी कहा जब मैंने ऑक्सीजन छोड़ा तो ये ज़रूरी नहीं कि हमने जितनी ऑक्सीजन ली है वो सारी की सारी हमारी ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगी। एक मूलतः जो जवाब है, एक व्यक्ति जो है द्वारा जो है 16% जो है ऑक्सीजन का प्रयोग करता है, एक बार जब भी खींचता है उसका सिर्फ केवल 16% ही प्रयोग करता है, उसका बाकी सब फिर से छोड़ देता है। ठीक, ऑप्शन समझ में आ गया होगा। तो इसका सही जवाब है बी नंबर। क्वेश्चन केवल इतना समझाने के लिए मैंने ये बताया है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहां काली मृदा है। यदि आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण है और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं, तो आप जो है निम्न में से किसे प्राथमिकता देंगे? देखिए क्वेश्चन बड़ा, मैंने फिर से कहा ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ये सिर्फ केवल टाइम वेस्ट वाला क्वेश्चन है कि जानबूझ के, अगर किसी को पता है कि काली मृदा में कौन सी मृदा में, काली मृदा में किस प्रकार की खेती की जाती है, तो उसका जवाब 1 सेकंड में वो दे देगा। ठीक है, बाकियों के लिए क्वेश्चन पढ़ने के लिए है। तो इसका सही जवाब है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, कपास, रेयॉन, नारियल का पेड़ होता है, या जूट या पटसन जिसे कहते हैं। तो काली मृदा में जो है, काली मृदा के लिए कपास बेहतर मृदा होती है, और काली मृदा में जो है कपास उगाया जाता है हमेशा। ठीक है, तो बस आंसर इसका हो गया। देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है? ठीक है, यहां वर्षा होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी, जिसे हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, इसको दूसरा भी बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून कहते हैं।
मैंने ये जानबूझ करके आपको ये मैप दिखाया है ताकि मैं आपको थोड़ा सा समझा सकूं। तो इसका सही जवाब है, इसमें वर्षा नहीं होती है तो ये है तमिलनाडु। ठीक, ये जो रेड दिख रहा है ये है लौटता हुआ मानसून। ये आमतौर पे बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी से जो है नमी लेती है। हवाएं जब चलती हैं तो ये इस ओर जो है हवाएं यहाँ से नमी ले करके, मान लीजिए यहाँ पे सब यह पानी है, ठीक है, ये ग्लोब है, तो यहाँ से नमी लेकर के ये जब चलती हैं तो 1 जून जो आने वाला टाइम पीरियड है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में जो है वर्षा करती हुई ऐसे इस तरीके से ये सारी हवाएं निकलती हुई जा रही होती है। धीरे धीरे जैसे आगे आगे बढ़ती हैं इनकी नमी जो है, चूंकि यहाँ पानी बारिश हो गई, फिर धीरे से यहाँ भी बारिश हो गई, फिर यहाँ भी बारिश हो गई, तो धीरे धीरे इनकी बारिश की मात्रा कम होते होते वो ऊपर तक कम हो जाती है। तो जब दक्षिण पश्चिमी मानसून का दौरा पहली बार आता है तो तमिलनाडु में जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस जो है इफेक्ट वो प्रक्रिया है, क्या है? तो जिसमें पौधे उगाने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण जो है शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का जो है तापमान बढ़ता है, और जिसमें बंजर पर्वतों व पहाड़ियों को हरा भरा किया जाता है, और जिसमें जो है गहरे पानी का रंग हरा नज़र आता है। देखिए, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो होता है, वायुमंडलीय जो तापमान होता है, कुछ गैसों के कारण जो है वो वायुमंडल में जो है तापमान बढ़ता है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ती है, ऊष्मा बढ़ जाती है, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के कारण है। ये ग्रीन हाउस गैस कौन सी हैं? तो जिसमें से मीथेन प्रमुख एक गैस है, दूसरी है जिसे जलवाष्प भी कहते हैं, और तीसरी जो है जिसे CO2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हैं। CFC एक गैस है, कार्बन फ्लोरोकार्बन जिसे कहते हैं, जो आमतौर पे AC में यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अगर इसमें पूछ जाए, इन सारे ऑप्शंस दे दें और कहा जाए कि ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन सा है, तो आपको आंसर मार्क करना है जलवाष्प, ठीक है, पहले नंबर पे। और अगर आंसर जलवाष्प ना दे करके और कोई दिया हो तो उसको आपको टिक करना है, वो मीथेन है, ठीक है, मीथेन गैस है। तो ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण को शोषित कर लिया जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा जो है पारिस्थितिकी जो है मित्र नहीं है? ध्यान रखिएगा, ये पर्यावरण के लिए फायदेमंद नहीं है, नुकसान पहुंचाता है। तो बबूल का पेड़, यूकेलिप्टस, पीपल, नीम। इसका सही जवाब है यूकेलिप्टस जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र नहीं है, ठीक है, ये पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। इसकी जो सबसे बड़ी कमी यह है पेड़ की कि ये जिस जगह भी लगता है वहाँ के जल का जो है, वहाँ के जो है वाटर लेवल को जो है, वहाँ के वाटर लेवल को कम कर देता है, ठीक है, बहुत हद तक कम कर देता है। इसलिए जहाँ पे वाटर लेवल कम होता है वहाँ पे इस पौधे को नहीं लगाया जाता है, ठीक है। ये यहाँ का है नहीं, ये अंग्रेजों द्वारा लाया गया पौधा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है शाकाहारी को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को या अपघटक को? तो इसका सही जवाब है जो उच्च पोषण स्तर होता है वो सर्वाहारी को मिलता है, क्योंकि एक स्तर से दूसरे स्तर पे जाने में पोषण स्तर हमेशा घटता है। ये मैंने आपको बताया, लिंडमान का नियम, 10% का नियम जिसे कहते हैं, 10% ही मिलती है। तो जब ऐसे में क्या होता है, जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों का सेवन करता है तो उसका जो है पोषण स्तर हमेशा अच्छा होगा, उसको जो है थोड़ा सा ज़्यादा खाना जो है एनर्जी टाइप की मिली होगी, ठीक है। तो सर्वाहारी है, सर्वाहारी मतलब जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है। अभी तक अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कुछ दिनों में मैं मॉडल पेपर लाने वाला हूं आप लोगों के लिए कराने के लिए, ठीक। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये पानी में जो है क्लोरीन डाला जाता है, जिससे पानी जो है, पानी की अशुद्धियाँ जो है नीचे बैठ जाती हैं, ठीक है, और पानी पीने योग्य भी हो जाता है। चलिए ठीक है, आज के 30 क्वेश्चंस जो है समाप्त हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा एक करंट अफेयर का भी चैनल है, अगर आप में से कोई करंट अफेयर देखना चाहता है डेली अगर, तो वो है ग्लोबल
करंट अफेयर नाम से इसका एक चैनल है। हम यहाँ पर डेली आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं। बहुत छोटा सेशन होता है करंट अफेयर का, 8 से 9 मिनट का करंट अफेयर होता है। एक दिन का सारा पूरा टोटल करंट अफेयर आपको मैं एक दिन में करा देता हूँ, ठीक है। अगर वो भी पसंद आए तो उसको भी चैनल लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।